इस तरीके से हम लोगों ने देखा था। और उसकी सारी जो डायमेंशंस होती है, जो उसमें पैरामीटर्स होते हैं, साइड्स किस तरीके डिफर करती है, एंगल्स किस तरीके से डिफर करते हैं, तो वो सारी चीज़ें थी जो हम लोगों ने देखी थी लास्ट क्लास में। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जो मैंने याद करने का तरीका बताया था उससे आप सभी लोगों को उनके एग्जाम्पल्स भी याद हो गए होंगे और उसके बारे में जो डायमेंशंस थी वो भी याद हो गई होगी। ठीक है, अब आज से हमारा जो मेन चैप्टर है ना सॉलिड स्टेट का, वो स्टार्ट हो चुका है ऑलमोस्ट। अब एक्चुअल में हम समझेंगे कि एक सॉलिड होता क्या है। ठीक है, कैसे एक सॉलिड में नंबर ऑफ एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। हमने सुन तो लिया, समझ भी लिया कि एक पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस में मेरे पास एक यूनिट सेल होता है। वो जो क्रिस्टल लैटिस होता है वो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डायरेक्शंस में अरेंज्ड होता है और वो पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस बना लेता है। ठीक है, इस लेक्चर में बच्चों हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी पर्टिकुलर, हमने देखा था कि कई तरीके के हमारे यूनिट सेल होते हैं। सिंपल क्यूबिक होता है जिसमें एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, बॉडी सेंटर्ड होता है, फेस सेंटर्ड होता है, ये सारे डिफरेंट टाइप के हम लोगों ने देखे थे। अब आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक पर्टिकुलर टाइप के यूनिट सेल में, चाहे अगर मैं सिंपल क्यूबिक की बात करूं, बीसीसी की बात करूं या फिर एफसीसी की बात करूं, उसमें हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स का क्या मतलब है उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे कि मैंने बोला था, मैं आपको बता रही थी कि जो यूनिट सेल होता है ना, एक पर्टिकुलर यूनिट सेल वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। मैंने बोला कि वो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है जब मेरे एटम्स सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, और जब मेरे एटम्स कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पर भी प्रेजेंट होते हैं उसको मैंने बोला बीसीसी, जब मेरे पास कॉर्नर्स पर भी एटम होते हैं और बॉडी सेंटर पर भी एटम होते हैं। फिर मैंने बोला कि एक एफसीसी भी होता है। एफसीसी में क्या होता है कि एटम्स मेरे पास कॉर्नर पर भी प्रेजेंट होते हैं और कॉर्नर के अलावा हर फेस के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब सुन तो लिया, समझ भी लिया कि एक्चुअल में बीसीसी है क्या। तो अब ये नंबर ऑफ एटम्स नाम की चीज़ क्या है। मैंने तो बोला था कि एक क्रिस्टल लैटिस में कई जगह पे एटम्स प्रेजेंट होंगे, 8 कॉर्नर्स पे होंगे, तो ऐसा थोड़ी कि 8 ही एटम है उसमें। ऐसा नहीं होता कि प्रिमिटिव के अंदर अगर मेरे पास 8 एटम्स प्रेजेंट है कॉर्नर पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिमिटिव सेल में मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स 8 होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है अभी समझते हैं। उससे पहले देखो, उससे पहले आप लोगों को ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि एटम्स जो मेरे पास डिफरेंट जगहों पे थे, चाहे वो कॉर्नर पे थे, चाहे वो बॉडी सेंटर पे थे, या फिर वो फेस सेंटर पे थे, या फिर एज सेंटर पर भी थे, तो उन एटम्स का कंट्रीब्यूशन कितना था। अब कंट्रीब्यूशन से क्या मतलब है, देखो आई होप आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, बड़ा ही सुंदर सा स्ट्रक्चर है, देखने में अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, ये जो बेसिकली स्ट्रक्चर है ना, ये NaCl का स्ट्रक्चर है। NaCl का स्ट्रक्चर क्यों है चिंता करने वाली बात नहीं है, बस ये समझ के चलो कि ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर है ना वो एक क्रिस्टल लैटिस है। क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। ये पूरा क्यूब दिख रहा होगा आपको इस तरीके से। अब देखो इस क्यूब के अंदर ना आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे क्यूब्स भी है। एक ये छोटा सा क्यूब है, एक ये छोटा सा क्यूब है, नीचे छोटे छोटे क्यूब है, 2 इधर है 2 इधर है, इस तरीके से 8 छोटे छोटे क्यूब है मेरे पास। देखो एक ये 2 3 4 देन 5 6 7 8, टोटल 8 क्यूब है इसमें मेरे पास जो मुझे विजिबल हो रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर मेरे पास टोटल 8 क्यूब है। ठीक है, अब एक छोटे क्यूब को मैं बोल सकती हूँ ना कि ये यूनिट सेल है। एक छोटा सा पार्ट, ये वाला जो मेरे पास एक छोटा सा क्यूब है आपको दिख रहा होगा, इस एक को मैंने बोल दिया यूनिट सेल है ये। और जब ये यूनिट सेल इस तरीके से रिपीट हो रहा है ना, तो वो पूरा का पूरा मेरा क्रिस्टल लैटिस बना रहा है। आई होप आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टल लैटिस मेरा क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्रिस्टल लैटिस में क्या है, ये एक क्यूब मेरा एक यूनिट सेल है, और जब ये बहुत सारे क्यूब या फिर बहुत सारे यूनिट सेल्स आपस में रिपीट हो रहे हैं तो वो पूरा क्रिस्टल लैटिस बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कॉर्नर पे ये ग्रीन कलर की बॉल सी है। अब ये ग्रीन कलर की बॉल क्या है बच्चों, ये ग्रीन कलर की बॉल एक एटम ही तो है। ऐसे ही ये ग्रे कलर की बॉल है, तो ये ग्रे कलर की बॉल यानी कि ग्रे कलर का एटम है। ये फिर से ग्रीन कलर की बॉल, ये फिर से ग्रीन कलर की बॉल, ग्रे कलर की बॉल, ये ग्रीन। अब इसको देख के बच्चों आप लोग क्या पता लगा सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो कि कॉर्नर्स पर तो आपके सिर्फ और सिर्फ ग्रीन वाले एटम प्रेजेंट है कॉर्नर्स पर।
8 कॉर्नर्स होते हैं ना क्यूब में, तो कॉर्नर्स पर आपके ग्रीन वाले एटम जो है वो प्रेजेंट है। उसके अलावा ये फेस है, इस फेस के सेंटर में भी तो है ये ग्रीन वाला एटम, है ना। अभी मैं सिर्फ समझा रही हूं कि किस तरीके से हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस दिखता है, वो दिखता कैसा है ना। मैंने बोला था कि एटम कॉर्नर पर भी हो सकते हैं, एटम बॉडी सेंटर पर भी हो सकते हैं और फेस सेंटर पर भी हो सकते हैं, एज सेंटर पर भी हो सकते हैं। तो देखो समझने की कोशिश करो, ये जो ग्रीन वाला है ना ये कॉर्नर है, यानी कि सारे के सारे कॉर्नर्स पर मेरे एटम प्रेजेंट है ग्रीन वाले। उसके अलावा ये एटम बॉडी के फेस के सेंटर, अब ये फेस है, ये भी फेस है, ये भी फेस है, तो देखो फेस के सेंटर में ग्रीन वाला, इस फेस के सेंटर में ग्रीन वाला, इस फेस के सेंटर में ग्रीन वाला, इस फेस के सेंटर में ग्रीन वाला, है ना। ऐसे ही ये वाले फेस के सेंटर में ग्रीन वाला, ये वाले फेस के सेंटर में ग्रीन वाला। तो यानी कि इस वाले क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर ये जो मेरे पास ग्रीन वाले एटम्स है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, वो एक तो प्रेजेंट है कॉर्नर पर और उसके अलावा प्रेजेंट है फेस सेंटर पर। कहाँ प्रेजेंट है? फेस सेंटर पर। देख सकते हो ना, अब दिख रहा होगा, ये फेस ही तो है, फेस का सेंटर उसके बीच में है, ठीक है। अब बॉडी सेंटर में भी एटम हो सकता है, देखो ये जो बीच वाला एटम है ना, ये वाला बीच वाला एटम, ये बीच वाला एटम, ठीक है, ये इस पूरे क्रिस्टल लैटिस की बॉडी के बीच में है, यानी कि यहां पे है। तो इस वाले ग्रे वाले एटम को मैंने बोला कि ये मेरा बॉडी सेंटर वाला एटम है। उसके अलावा देखो, इसको छोड़ो, इस वाले क्रिस्टल को देखो, देखो यहां पे एक एटम आपको बॉडी के सेंटर में दिख रहा है ना, ये कॉर्नर वाले हो गए, और ये मेरा बॉडी के सेंटर में इस क्यूब के सेंटर के अंदर प्रेजेंट है। तो ऐसे ही एक सॉलिड के स्ट्रक्चर के अंदर जो एटम्स होते हैं ना वो बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। समझ में आ गया होगा बॉडी के सेंटर में कैसे दिखता है एटम। खुद सोच के देखो कि तुम एक रूम में बैठे हो, जैसे मैं इस रूम में बैठी हूँ, जिस भी रूम में आप बैठे हो खुद रूम के बीच में जाके बैठ जाओ और खुद सोचो कि वो जो रूम है ना जहाँ पे मैं बैठी हूँ उसके हर कॉर्नर पे एक ना एक एटम, बड़ा बड़ा एटम लगा हुआ है, और वो इस तरीके से लगा हुआ है कि यार मैं सोच रही हूँ कि मैं कहाँ पे आ गई कि सारे के सारे एटम्स कॉर्नर पे है और मैं आराम से बीच में ऐसे बिल्कुल बैठी हूँ छुप के, है ना। एटम्स तो इतने बड़े बड़े हैं, क्या होगा मेरा, बिल्कुल कॉर्नर्स पर एटम बैठे हुए हैं, है ना। खुद एक बार इमेजिन करके देखो कि तुम एक रूम के बीच में बैठे हो और हर रूम के कॉर्नर पर एक एटम लगा हुआ है, इस तरीके से, है ना। कॉर्नर वाला समझ में आ गया कैसा दिखेगा एटम। बॉडी सेंटर में तो खुद ही तुम बैठे हो, वैसे समझ लो कि एक बॉडी सेंटर में एटम होता है, ठीक है। एक एज सेंटर में भी होता है, फेस सेंटर भी मैंने दिखा दिया, ये फेस था, इसके सेंटर पे जो एटम था ये फेस सेंटर एटम था। ऐसे ही बच्चों एज के सेंटर पर भी एटम होता है। अब एज क्या होती है, ये एज है ना, इसके बीच में ये एटम दिख रहा है ना ग्रे वाला, यानी कि ये जो ग्रे एटम है ये एज के सेंटर में है। ये एज, ये भी तो एज है, इसके सेंटर में एक एटम है, ये भी तो एज है, इसके सेंटर में एक एटम है, ये भी तो एज है इसके, यानी कि हर एज के सेंटर में बच्चों ये एटम, ग्रे वाला एटम रखा हुआ है ना। तो यानी कि इस तरीके से एटम जो होते हैं ना वो किसी भी पर्टिकुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। वो कॉर्नर पर भी होते हैं, वो बॉडी के सेंटर पर भी होते हैं, वो फेस के सेंटर पर भी होते हैं और वो एज के सेंटर पर भी होते हैं, ठीक है। तो समझ में तो आ गया कि मैम एक्चुअल में एक एटम दिखते किस तरीके से, कैसा स्ट्रक्चर दिखता होगा। हमने देख लिया कि इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा जिसको मैं बीसीसी बोलती हूँ, जहाँ पे मेरे एटम्स कॉर्नर पर है, उसके अलावा बॉडी सेंटर पर भी है। जब एटम मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर है उसको मैं बोलती हूँ कि ये सिंपल क्यूबिक है, ठीक है। अब आप बोलोगे, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि बच्चों बताओ इसमें कितने एटम है, तो आप बोलोगे कि मैम इसमें ना मेरे को 8 एटम दिख रहे हैं। ये 8 तो मतलब कि एक सिंपल क्यूबिक में या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल में 8 एटम्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में 8 एटम्स नहीं होते, ठीक है। एक प्रिमिटिव जो मेरा लैटिस स्ट्रक्चर होता है उसमें 8 एटम्स नहीं होते। उसका रीजन क्या है, आपको दिख रहा है क्या कि ये जो एटम है क्या ये पूरा का पूरा अंदर आ रहा है क्या, इसका काफी सारा पार्ट तो बाहर जा रहा है ना। ये तो कॉर्नर पर प्रेजेंट है, इस तरीके से कॉर्नर पर ये बैठा हुआ है। आप खुद देखो, जैसे ये सपोज करो क्यूब है, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से ऐसे कर दूं तो आपको दिख रहा होगा मेरा आधा हाथ तो अंदर है और काफी सारा हाथ का, मतलब आधा नहीं कह सकती मैं, काफी सारा पोर्शन अंदर है और काफी सारा पोर्शन बाहर है। तो पूरा एटम तो है ही नहीं ना, है ना। मतलब कि ये एक एटम जो एक कॉर्नर पर है ना वो पूरा एटम नहीं है, ठीक है। उसका कुछ पार्ट ही है जो इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, और उसी पार्ट्स
कितना पार्ट उसका इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जा रहा है, उसी के बेसिस पे बच्चों मुझे निकालना है कि एक्चुअल में एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में, या फिर एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में, या फिर एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, वो भी समझेंगे। अब बच्चों उससे पहले समझना आप लोगों के लिए क्या जरूरी है, उससे पहले समझना ये जरूरी है कि अगर एक एटम कॉर्नर पर है तो वो कितना उसका पोर्शन क्रिस्टल लैटिस के अंदर है, या फिर अगर एक एटम फेस के बीच में है तो कितना उसका पोर्शन अंदर है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी है। उससे अगर ये समझ में आ गया ना, तो आपको कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर दे दिया जाए, आपको बोल दिया जाए कि इसका फॉर्मूला बताओ, तो आप इजीली बता सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे बोर्ड में क्या जेई में भी, नीट में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आप लोगों के लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चल शुरू करते हैं आज की हमारी जो कहानी है। सबसे पहली चीज़ कि अगर मेरे पास कोई भी एटम अगर कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा। कॉन्ट्रीब्यूशन इन द सेंस उसका कितना पार्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर होगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि एटम अगर कॉर्नर पर है, एटम जो है अगर वो कॉर्नर पर है तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन एक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर होगा। अब उसके लिए बच्चों मैं इसको देख के चलूँ तो आपको लगेगा इसको समझ नहीं आएगा, है ना, समझ ही कहाँ आ रहा है, हमें तो थोड़ा सा पार्ट ही दिख रहा है। हम बोलेंगे कि 1/4 मान लेती हूँ कि चलो 1/4 है, इससे समझ नहीं आ रहा है, इससे देख के चलते हैं। देखो अब आपको पता है कि ये एक छोटा यूनिट सेल, ये दूसरा छोटा यूनिट सेल, ये तीसरा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, ये पूरा क्रिस्टल लैटिस है। ठीक है, इसमें बहुत सारे यूनिट सेल हैं। तो अब कंट्रीब्यूशन जानने के लिए क्या करो, ये जो बीच वाला है ना, बीच वाला जिसको मैंने पकड़ रखा है, इसको देखने की कोशिश करो। ये जो बीच वाला यूनिट सेल है, और सब देखो एक यूनिट सेल ये वाला है ना, ये यूनिट सेल है, ये वाला जो ग्रे वाला एटम है ये इस यूनिट सेल के कॉर्नर पर ही तो है। इस यूनिट सेल के लिए, इस छोटे वाले यूनिट सेल के लिए ये जो मेरा एटम है बीच वाला, ये इस वाले यूनिट सेल का कॉर्नर ही तो है। मुझे इसी का कंट्रीब्यूशन ही तो देखना है ना, है ना। अब देखो ये जो मेरा कॉर्नर वाला एटम है ये कितनों के बीच शेयर हो रहा है, मुझे ये पता लगाना है। ठीक है, कि ये जो मेरा एक यूनिट सेल का कॉर्नर एटम है ये अकेला क्या था, ये तो एक यूनिट सेल ही तो था। इससे मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैंने सोचा कि यार मैं पूरे क्रिस्टल लैटिस को पकड़ती हूँ और उसमें देखती हूँ। तो ये जो छोटे वाला क्यूब है ना, इसको मान के चलो कि ये छोटे वाला क्यूब, इसके कॉर्नर पर ये एटम प्रेजेंट है, ऐसे इस तरीके से। अब ये जो कॉर्नर वाला एटम है ये कितनों के बीच में शेयर है, देखो ये कॉर्नर वाला एटम, ये वाला एटम ग्रे वाला, ठीक है, ये एक इसके भी साथ है, इसके साथ है, नीचे जो 4 है क्यूब्स इनके बीच में है, और ऊपर भी तो 4 क्यूब्स है, इनके साथ भी तो इक्वली शेयर कर रहा है। यानी कि एक क्रिस्टल लैटिस में एक यूनिट सेल के कॉर्नर पर प्रेजेंट होने वाला एटम टोटल 8 जगहों पे शेयर हो रहा है। वो ये वाला जो एटम है ये 8 जगहों पे शेयर हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा होगा आपको, ये 8 जगहों पे शेयर हो रहा है। यानी कि मैं बोल सकती हूं कि एक क्रिस्टल लैटिस में यूनिट सेल में जो कॉर्नर पर प्रेजेंट एटम होता है वो 8 के बीच में शेयर होता है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि मैम ये भी तो कॉर्नर पे है, ये तो कितने के बीच में शेयर हो रहा है, ये यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे, यहाँ पे तो हवा है, तो ये तो सिर्फ इसके साथ ही शेयर हो रहा है, तो आप तो बोल ही नहीं सकते। अब ये यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा स्ट्रक्चर, इसके आगे भी इसी तरीके का रिपीटेड अरेंजमेंट होगा, इसके पीछे भी इसी तरीके का रिपीटेड अरेंजमेंट होगा, है ना, रुकेगा नहीं स्ट्रक्चर। इसके आगे भी ऐसा ही अरेंजमेंट होगा और इसके पीछे भी ऐसा ही अरेंजमेंट होगा, इसके इधर भी सेम अरेंजमेंट होगा और इसके इधर भी सेम अरेंजमेंट होगा, हर जगह पे। यानी कि एक तरीके से मैं जनरलाइज करती हूं कि अगर मेरे पास एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट है यूनिट सेल के, तो यूनिट सेल के कॉर्नर पर पड़ा हुआ एटम 8 यूनिट सेल्स के साथ शेयर हो रहा है एक क्रिस्टल लैटिस में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये कितने के बीच में शेयर हो रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला कि कॉर्नर पर पड़ा हुआ एटम जो है वो 8 के साथ शेयर कर रहा है। ठीक है, एक यूनिट सेल में कॉर्नर पर पड़ा हुआ एटम 8 के साथ शेयर कर रहा है, 4 नीचे वाले और 4 ऊपर वाले। ठीक है, तो मतलब कि क्योंकि वो 8 यूनिट सेल्स के साथ शेयर कर रहा है तो एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8 ही तो होगा,
है ना। अब सपोज करो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास 1 रुपया है, ठीक है। मैं 1 रुपया, वो जो 1 रुपया है मेरे पास, वो 1 रुपया मैं 8 लोगों के बीच शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे ही इसके अंदर है, इसके पास यूनिट सेल के पास एक एटम पड़ा हुआ है कॉर्नर पे, वो अपना कॉर्नर वाला एटम 8 लोगों के साथ, 8 यूनिट सेल के साथ शेयर कर रहा है ना। अब मेरे पास 1 रुपया था, मैंने वो 1 रुपया 8 लोगों के साथ शेयर कर दिया, तो मेरे पास उसका कितना पोर्शन हुआ, 1/8 ही तो पोर्शन हुआ ना। तो ऐसे ही इसके साथ है, क्योंकि यूनिट सेल के कॉर्नर पर पड़ा हुआ एटम 8 लोगों के साथ, 8 यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है, तो उस एक्चुअल यूनिट सेल के पास कितना पार्ट उसका आया, 1/8 ही तो आया। तो इसीलिए जब भी कोई एटम यूनिट सेल के कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है, तो कॉर्नर पर प्रेजेंट होने पर उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, 1/8, यानी कि उसके खुद के पास 1/8 पार्ट ही आया उसका, बाकी सारा तो बाकी की यूनिट सेल्स के पास चला गया ना, ठीक है। तो बस इतना सा याद रखना कि अगर एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट है, तो कॉर्नर पर प्रेजेंट होने वाला एटम उसी यूनिट सेल को 1/8 कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं कि अगर एटम, देखो अब जैसे इस फिगर में भी देख सकते हो आप, यहाँ पे जो फिगर है, ये जो एटम है इसी की बात कर रहे हैं हम लोग। ये 8 क्यूब के बीच शेयर है ना, 1 2 3 4 और फिर 4 ऊपर वाले 5 6 और उसके बाद 7 8 क्यूब के बीच शेयर है ना। अगर मैं 1 रुपया 8 लोगों के बीच शेयर करूंगी तो मेरे पास तो उसका 1/8 ही बचेगा ना। ऐसे ही अपना कॉर्नर वाला एटम वो 8 यूनिट सेल्स के साथ शेयर कर रहा है, इस वजह से उसके पास तो सिर्फ और सिर्फ 1/8 ही कंट्रीब्यूशन बचा है, ठीक है। अब इस फिगर में भी देख सकते हो बच्चों आप लोग, यहाँ पे देखो ये जैसे 8 बॉल्स दिख रही है आपको कॉर्नर। अब देखो इस तरीके से होता है मेरे पास एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में, इस तरीके से 8 के 8 कॉर्नर्स पर एटम प्रेजेंट होते हैं, एक इधर एक आगे, और वो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, ठीक है। अब सेकंड आता है कि अगर एक एटम बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट होगा तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। अब बॉडी सेंटर देख लो, अब ये बॉडी के बीच में पड़ा हुआ है यहाँ पे, क्या ये किसी के साथ शेयर हो रहा है, क्या किसी के साथ शेयर ही नहीं हो रहा है, ये तो अपना आराम से अकेला मस्त पड़ा हुआ है। ये बोल रहा है कि मैं शेयर करूंगा ही नहीं, मैं तो पूरा, मेरे को तो बहुत सारी स्पेस मिली हुई है और इसने पूरा का पूरा स्पेस अंदर ऑक्यूपाई कर रखा है और आराम से बैठा हुआ है, ये किसी भी यूनिट सेल के साथ शेयर ही नहीं हो रहा। यानी कि अगर एक एटम मेरे पास बॉडी के बीच में पड़ा होता ना, वो तो शेयर ही नहीं होता। तो बॉडी के बीच में पड़े हुए एटम की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, 1, क्योंकि उस अकेले एक यूनिट सेल में वो अकेला ही उसका मालिक है, वो किसी के साथ अपने इस एटम को शेयर नहीं कर रहा। तो इसीलिए सारी की सारी प्रॉपर्टी इसी की है। ये जो रेड वाला है ना, इसने पूरी प्रॉपर्टी को घेर लिया, वो बोल रहा है कि मैं आराम से इसके अंदर बैठा रहूंगा, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा अपनी जगह। तो इसीलिए ये जो मेरे पास ब्लू वाला, ये जो मेरे पास बॉडी सेंटर वाला एटम होता है, बॉडी सेंटर वाला एटम जैसे कि आप देख सकते हो इस येलो फिगर के अंदर या फिर इस फिगर के अंदर भी, ये पूरी की पूरी जगह एक यूनिट सेल में अकेला वो बैठा हुआ है, वो शेयर ही नहीं कर रहा। तो बॉडी सेंटर वाला क्योंकि शेयर ही नहीं कर रहा, एक यूनिट सेल के पास एक बॉडी सेंटर है, तो इसीलिए बॉडी सेंटर के केस में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो बॉडी सेंटर के केस में कंट्रीब्यूशन होता है 1, ठीक है, समझ में आ गया। सिंपल क्यूबिक के केस में कितना कंट्रीब्यूशन होता है, सॉरी सिंपल क्यूबिक नहीं, जब एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है उसके केस में कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, क्योंकि वो 8 के साथ अपनी प्रॉपर्टी शेयर कर रहा है। बॉडी सेंटर वाला किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा, उसके केस में एक एटम प्रेजेंट होता है। अब आप देखते हैं फेस सेंटर के केस में क्या होगा। फेस सेंटर के केस में एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ठीक है, देखो समझने की कोशिश करो। ये ग्रीन वाला एटम फेस सेंटर ही तो है, ठीक है। अब आप देखोगे कि इधर अगर मेरे पास, जैसे सपोज करो ये बीच वाला ही कंसीडर करो, नहीं इसको मत कंसीडर करो, यही वाला कंसीडर करो, ग्रीन वाला, ठीक है। इसके आगे एक और ऐसा ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, तो ये जो बॉल सी है ना, ग्रीन कलर की बॉल सी, ये आधी अंदर जा रही है और आधी बाहर जा रही है ना, ऐसे देख सकते हो ना, क्योंकि ये तो 2D है, ये तो 3D है ना। ये जो प्लेन है, ये प्लेन तो 2D है लेकिन बॉल 3D है, तो मैंने इस 3D वाली बॉल को इस प्लेन में फिट किया हुआ है। तो ये आधी बॉल इस क्रिस्टल के अंदर जा रही है और आधी बॉल इस क्रिस्टल के बाहर जा रही है। या फिर अगर ये एक लोता मेरा एक यूनिट सेल होता, ये एक सपोज करो, अब ये क्रिस्टल मत मानो, ऐसा मानो कि ये पूरा मेरा क्या है, एक यूनिट सेल है, तो इसका आधा इस यूनिट सेल के अंदर है और आधा इस यूनिट सेल के बाहर है,
बोल सकते हैं ना हम ऐसे, है ना। इसको देख के चलो। अब अगर यहाँ पे एक स्फीयर होता बीच में, तो स्फीयर आधा इसके अंदर होता, आधा बाहर होता। यानी कि अगर मेरे पास एटम फेस के अंदर, फेस सेंटर पर प्रेजेंट है, तो यूनिट सेल के अंदर उसका आधा ही पार्ट जाएगा, आधा तो बाहर चला जाएगा, है ना। फिगर में भी देख सकते हो, देखो इस फिगर को देखो। इस फिगर के अंदर आप देख सकते हो कि अगर ये आपका फर्स्ट यूनिट सेल है, अगर ये आपका सेकंड यूनिट सेल है, तो फर्स्ट यूनिट सेल के, सपोज करो ये एक फेस है, ये जो आपके पास एक एटम है, ये आधा फर्स्ट यूनिट सेल में जा रहा है और आधा सेकंड यूनिट सेल में जा रहा है। ये तो स्फीयर है ना ऐसे। अगर ये मेरा फेस होता, अगर ये मेरा फेस होता, तो आधा इधर जा रहा है, आधा इधर जा रहा है ना। तो मैं बोल सकती हूं कि फेस सेंटर पर कोई एटम अगर प्रेजेंट है, तो फेस सेंटर के केस में जो कंट्रीब्यूशन होता है एक एटम का यूनिट सेल में, वो होता है हाफ, यानी कि 1/2। कितना होता है? 1/2। तो फेस सेंटर भी देख लिया हम लोगों ने, है ना। अब एक बार एज सेंटर और देख लेते हैं। एज सेंटर टाइप, एंड सेंटर्ड भी तो पढ़े है ना। एंड सेंटर्ड में तो दो अपोजिट फेसेस में होता है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि एटम जो है वो फेस सेंटर के अलावा बच्चों एज के बीच में भी हो सकता है। तो एज के बीच का चलो थोड़ा बाद में समझाऊंगी, पहले इन तीनों का याद रखो। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि अगर मेरे पास एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है बच्चों? कॉर्नर पर, तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। कितना होता है? 1/8। अगर एटम मेरे पास फेस सेंटर पर प्रेजेंट है, तो क्योंकि वो 2 के साथ शेयर कर रहा है, तो इसीलिए उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। ठीक है। ऐसे ही अगर एटम मेरे पास बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट है, क्योंकि एटम अब अकेला मालिक है, वो पूरी की पूरी जगह ऑक्यूपाई करके बीच में आराम से बैठा हुआ है, मजे से, उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला है ही नहीं, है ना। तो इसीलिए वो उस एटम की पूरी की कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी हमारे पास? 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1। कितनी हो जाएगी? 1। तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया मेरे पास? उसका कंट्रीब्यूशन हो गया 1। तो इसी तरीके से बस इतना याद रखना है कि अगर कॉर्नर पर है तो 1/8 कंट्रीब्यूशन है, बॉडी के सेंटर पर है तो हाफ कंट्रीब्यूशन है, बॉडी के सेंटर पर है तो 1 कंट्रीब्यूशन है, फेस के सेंटर पर है तो हाफ कंट्रीब्यूशन है। बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं हमारी मेन कैलकुलेशन पर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में मैंने ये बात क्यों बोली थी कि अगर इसमें 8 कॉर्नर पर प्रेजेंट एटम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें 8 एटम्स है, क्योंकि भाई पूरा तो आ ही नहीं रहा ना यूनिट सेल के अंदर, कुछ पार्ट बाहर जा रहा है ना। काफी सारा पार्ट तो बाहर ही चला गया, 1/8 ही तो अंदर आया ना, ठीक है। तो अगर पूरा एटम ही अंदर नहीं आ रहा, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ इसमें 8 एटम है? बिल्कुल गलत बात है। तो अब हमें यही करना है, हमें सारे टाइप के यूनिट सेल्स के लिए नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करके देखने हैं, ठीक है। हमें सारे टाइप के यूनिट सेल्स के लिए नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करके देखने हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात, सबसे सिंपल वाला यूनिट सेल लेके चलते हैं जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल में बच्चों देखो, एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एटम सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है? कॉर्नर पर है। अब एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8। टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8 ही तो होते हैं। एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, क्योंकि 8 एटम्स है तो 8 का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 8 × 1/8। 8 × 1/8 तो 1 ही होता है। यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में बच्चों कितने एटम होंगे? एक ही एटम होगा। 8 एटम्स नहीं होंगे। दिखने में 8 लग रहे हैं, 8 होते नहीं है। क्यों नहीं होते? क्योंकि एक का 1/8 पार्ट ही है जो यूनिट सेल के अंदर है ना। कैलकुलेशन करके भी दिखाती हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, इस फिगर के अंदर आप देख सकते हो कि एटम सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है? कॉर्नर पर है। और ये जो कॉर्नर वाले एटम है ना, बड़ी सुंदर सी फिगर लगाई है मैंने, ये आपस में एक दूसरे को टच भी कर रहे हैं। इसमें ये टच करते हुए नहीं दिख रहे, ये ऐसे होंगे, एक एटम ऐसे, दूसरा ऐसे, ये ऐसे टच कर रहे होंगे आपस में एक दूसरे को, ठीक है। इनके बीच में धक्का मुक्की भी हो सकता है, हो रही हो, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर धक्का मुक्की होती है तो होता क्या है एक्चुअल में एटम में, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। तो ऐसे ही एटम जो है वो कॉर्नर पर होते हैं, एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। ऐसे ही इस वाले कॉर्नर पर होंगे और वो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे ऐसे, ठीक है। तो हमने देखा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पे टोटल मेरे पास 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। और एक कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8।
एक कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन है 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इसका सबका 1/8, टोटल कितने कॉर्नर है? 8 कॉर्नर्स है। तो क्योंकि टोटल एक कॉर्नर वाले का 1/8 कंट्रीब्यूशन है, मेरे पास टोटल 8 एटम्स है, तो 8 एटम्स 8 के 8 कॉर्नर्स पर है, तो उसीलिए हमारे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 1/8 इंटू 8। तो 1/8 इंटू 8 क्या होता है? 1। तो इसीलिए जो मेरा सिंपल क्यूबिक होता है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? उसके अंदर एक ही एटम होगा, एक ही एटम होगा, जिसको हम लोग नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग सॉलिड स्टेट के अंदर Z से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Z से। अब आप ये मत सोचना कि मैम ये अलग एटम है, ये अलग एटम है, ये अलग एटम है, ये अलग एटम है, आप कैसे बोल सकते हो कि इसमें एक ही एटम है? एटम तो 8 ही दिख रहे हैं मुझे। तो बेटा इसमें टोटल एटम्स मतलब एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो वैसे हमने टोटल करके निकाल दिया कि इन टोटल एक एटम के जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है इसमें। ठीक है, सिंपल क्यूबिक समझ में आ गया। अब चलते हैं बॉडी सेंटर वाले में। तो देखो बॉडी सेंटर में आपको दिख रहा होगा एटम्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पर है और उसके साथ एक बीच में अकेला पड़ा हुआ है, बॉडी के सेंटर पर भी है इस तरीके से। तो बॉडी सेंटर के अंदर टोटल कितने एटम्स हुए हमें वो देखना है। ठीक है, तो देखो कॉर्नर पर है, ठीक है, तो लिखते हैं सबसे पहले बॉडी सेंटर में एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? 8 के 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं और कॉर्नर्स के साथ साथ एक एटम होता है बॉडी सेंटर पे। कहाँ होता है? बॉडी सेंटर पे। ठीक है, अभी हमने देखा एक कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 8 कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 8 इंटू 1/8 और बॉडी सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन तो 1 ही होता है। ठीक है, बॉडी सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन तो मेरे पास 1 ही होता है ना, तो यानी कि 8 इंटू 1/8 1 हो गया, यानी कि सारे कॉर्नर वाले मिला के 1 और एक बॉडी सेंटर वाला, तो 1 और 1 2, तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे एटम्स बॉडी सेंटर यानी कि BCC के अंदर? ये हो जाएंगे मेरे पास 2। कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, कैसे निकाले 2? एक तो बॉडी सेंटर वाला जो अकेला मालिक था, बाकी 8 कॉर्नर्स वाले। कॉर्नर वाले तो मैंने देख ही लिए, 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो इसलिए 1, तो 1 + 1 2 हो गया। तो बॉडी सेंटर में कितने एटम्स होते हैं? टोटल 2 एटम्स होते हैं। अब फेस सेंटर भी देख लेते हैं। ठीक है, फेस सेंटर देखते हैं। चलो, फेस सेंटर के केस में जैसे कि मैंने बोला, फेस सेंटर के केस में सबसे पहले लिखते हैं 8 कॉर्नर्स के ऊपर एटम प्रेजेंट होते हैं और 8 कॉर्नर्स के अलावा एटम हर फेस के सेंटर पे होता है। ईच एंड एवरी फेस, हर फेस के सेंटर पे होगा, इसके भी, हर फेस के सेंटर पे। अब टोटल कितने फेस होते हैं? टोटल मेरे पास 6 फेसेस होते हैं और हर फेस के सेंटर पर एटम होता है। ठीक है, अब जैसे कि हमने देखा एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 8 का हो जाएगा 1/8 इंटू 8 यानी कि 1। एक फेस का कंट्रीब्यूशन बच्चों कितना था? 1/2, तो एक फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2, 6 फेस होते हैं तो 1/2 इंटू 2 यानी कि 3। यानी कि फेसेस को मिला के टोटल 3 एटम आए, कॉर्नर्स को मिला के टोटल 1 एटम आया, तो सारा मिला के कितने एटम आए? 4 ही तो एटम आए। यानी कि FCC यानी कि फेस सेंटर के केस में टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं मेरे पास वो कितने होते हैं? वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को। फिर से रिवाइज करते हैं। सिंपल क्यूबिक के केस में एटम्स सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर है। एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 8 1, यानी कि सिंपल क्यूबिक के अंदर एक ही एटम है। दूसरा बॉडी सेंटर के केस में एटम कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पर भी थे। कॉर्नर वाले सारे मिला के 1, बॉडी सेंटर वाला मिला के 1, तो 1 और 1 2, तो BCC के केस में 2 एटम हो गए। FCC के केस में कॉर्नर पर और हर फेस सेंटर पर, कॉर्नर वाले सारे मिला के 1। अब एक फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2, टोटल कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं और हर फेस के केस में बच्चों आधा कंट्रीब्यूशन होता है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 यानी कि 3। तो 3 फेस सेंटर वालों का कंट्रीब्यूशन, एक कॉर्नर वालों का, तो टोटल कितना कंट्रीब्यूशन हो गया? टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया मेरे पास 4। क्या हो गया? 4। तो यानी कि सिंपल क्यूबिक के केस में एक एटम,
BCC के केस में मेरे पास 2 एटम और FCC के केस में 4 एटम। अच्छे से याद कर लो, आगे डेंसिटी निकालना सीखेंगे, सॉलिड के स्ट्रक्चर्स की बहुत सारी चीजें सीखेंगे, उसमें यही चीज आपको पता होनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूनिट सेल में कौन कौन से एटम्स होते हैं। ठीक है, अभी भी मेरे पास सिर्फ एक एज सेंटर वाला भी बचा हुआ है कि एज सेंटर के केस में कितना कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो हम लोग कैसे देखते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करती हूँ, और वो मैं क्वेश्चन के थ्रू बच्चों आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस आपके जनरली बोर्ड्स के केस में तो पूछे ही जाते हैं, तो हमारे लिए इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हमने सिंपल क्यूबिक के केस में देख लिया कि कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, और उसके अलावा हमने फेस सेंटर के केस में हमने फेस सेंटर वाला देख लिया, बॉडी सेंटर वाला देख लिया। अभी एज के बारे में मैंने बात नहीं करी, तो इसीलिए एज के केस में भी हमें देखना है आपकी कितना कंट्रीब्यूशन होता है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अब ये एज है ना, ठीक है, ये एज ही तो है, ये वाली एज है, ये भी एज है, ये भी एज है, आपको सारी की सारी एजेस दिख रही है। इस एज के सेंटर में ये ग्रे वाला एटम रखा हुआ है, ग्रे वाला एटम पड़ा हुआ है। मुझे देखना है कि ये जो एज के बीच वाला एटम है ना, ये कितने के बीच शेयर है, बस मुझे यही तो निकालना है। जितने के बीच ये शेयर होगा उतना ही मैं उसके अकॉर्डिंग निकाल लूंगी, है ना। तो देखो, अब ये वाला देखो, अब देखो, जैसे सपोज करो आपके पास, सपोज करो अब कि ये वाला जो पूरा है ना, ये पूरा, ये जो नीचे वाली एक पूरी रो है और आधी ऐसे लगा के चलो, ये और इतना पार्ट, ये एक एज है। ठीक है, तो एक एज जो होती है ना, वो 4 के बीच में शेयर होती है। वो एक एज जो होती है वो 4 यूनिट सेल्स के बीच में शेयर होती है। मतलब कैसे, देखो, अब इस एज को कंसीडर करो, इस वाली एज को, या फिर आपको मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले इस क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर समझेंगे। देखो, अब क्वेश्चन में उसने बोला कि एक के अंदर मेरे पास क्या क्या प्रेजेंट है, PQR। एक हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर है, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, एक P है, एक Q है और एक R है। वो क्रिस्टलाइन है एक क्यूबिक सॉलिड लैटिस में, जिसमें उसने बोला कि जो P एटम्स है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है, कॉर्नर्स पर है। P एटम, एक मैं लिख देती हूँ, परेशान मत हो, अभी समझाऊंगी एच के केस का भी। तो जो मेरा P एटम है वो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पर प्रेजेंट है। Q एटम उसने बोला कि वो क्यूब के सेंटर पर प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, क्यूब के सेंटर पर प्रेजेंट है। R एटम जो है वो एज के सेंटर पर प्रेजेंट है। अब बताओ इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला का क्या मतलब है, फॉर्मूला का यहाँ पे मतलब है मुझे ये बताना है कि कितने एटम है मेरे पास, P के कितने हैं, Q के कितने हैं, R के कितने हैं, जितने हैं उतने लगा दो, फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो पहले अभी देखो, आप समझते हैं एज सेंटर वाला। ठीक है, अब देखो मेरे पास ये एक एज है, ये एक यूनिट सेल है। एक यूनिट सेल ऐसा ही इधर भी होगा, एक आगे भी होगा और इधर भी होगा। मतलब जैसे देखो, ये सपोज करो ये मेरे पास क्या है, 2 यूनिट सेल है। ठीक है, 2 यूनिट सेल है, ऐसे ही 2 आगे होंगे, ऐसे, है ना। तो ये वाली जो एज है, ये वाली एज इसके पास तो है ही, इसके साथ वाले के पास भी होगी, ये आगे जो होगा उसके पास भी होगी, ये एक कॉमन एज इधर वाले के पास भी होगी। तो वो 4 के बीच में शेयर हो रही है। ठीक है, इधर से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये वाली जो एज है ना, ये वाली जो बीच वाली एज है, यहाँ पे ये वाली, ठीक है, ये इसके पास भी है, ये इसके पास भी है, ये इसके पास भी है और ये इसके पास भी है। समझने की कोशिश करना थोड़ा। ये वाली एज, ये इसके पास भी है, ये इसके पास भी है, ये इसके पास भी है और ये इसके पास भी है। यानी कि एक एज 4 यूनिट सेल के बीच में शेयर हो रही है। जैसे एक कॉर्नर 8 के बीच में हो रहा था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही एक एज 4 के बीच में शेयर हो रही है, 1 2 3 4, है ना। यानी कि मैं बोल सकती हूं कि एक एज वाला एटम, अगर एक एटम एज के बीच में प्रेजेंट होगा ना, अगर सपोज करो यहाँ पे एक एटम होता, तो वो एटम इस वाले यूनिट सेल के पास होता, आगे वाले के पास होता, इधर वाले के पास होता और इधर वाले के पास भी होता, है ना। तो यानी कि एक एज पे जो एटम प्रेजेंट होता है वो 4 यूनिट सेल्स के साथ शेयर होता है, 4 यूनिट सेल्स के साथ शेयर होता है। अगर वो क्योंकि 4 के साथ शेयर हो रहा है, तो एक एज पे पड़ा हुआ एटम, एक एज पे पड़ा हुआ एटम, उस अकेले के पास कितना कंट्रीब्यूशन होगा,
उस अकेले के पास 1/4 कंट्रीब्यूशन उसका होगा, क्योंकि वो 4 के साथ, मैं 1 रुपया 4 लोगों के साथ शेयर करूं, मैं खुद और 3 लोग और हो गए, हम चारों मिलके अगर 1 रुपया शेयर कर रहे हैं तो मेरे अकेले के पास कितना हुआ, 1/4 ही तो हुआ ना, ठीक है। तो इसलिए एक एज पे पड़ा हुआ एटम 1/4 शेयर करता है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे, खुद से कोशिश करना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ऐसे क्वेश्चन मैं और भी कराऊंगी आगे, बहुत सारे मजा आने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डिस्कस करेंगे हम लोग क्लास में। अब देखो, अब उसने बोला कि जो P वाला जो एटम है ना वो सारे के सारे कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, सारे के सारे कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है एट ऑल द कॉर्नर्स। तो हमें पता है मेरे पास टोटल P की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो 8 का हो जाएगा 1/8 इंटू 8 यानी कि 1, यानी कि P तो एक ही है, सारे कॉर्नर मिला के P एक अकेला है। उसके बाद Q कितने हैं, Q है क्यूब के सेंटर पे, Q जो है वो क्यूब के सेंटर पे यानी कि बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है, और बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट हुआ एटम भी होता है एक, कितना होता है, एक ही होता है। उसके अलावा R जो है मेरे पास, R कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एजेस के, हर एज के सेंटर पर प्रेजेंट है। फिर से R जो है मेरे पास हर एज के सेंटर पर प्रेजेंट है। अब बच्चों कितनी एजेस होती है क्यूब में, कितनी एजेस होती है आप सभी को पता होगा, 12 एजेस होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस होती है क्यूब में। तो एक एज का कंट्रीब्यूशन बच्चों 1/4 होता है। इन टोटल मेरे पास कितनी एजेस है, मेरे पास 12 एजेस है, एक का कंट्रीब्यूशन 1/4, तो 12 का कंट्रीब्यूशन 12/4 यानी कि 3। तो टोटल मेरे पास P का एक एटम, Q का एक एटम, R का 3 एटम, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए। अब फॉर्मूला तो मैं बता ही सकती हूँ, फॉर्मूला बताने में क्या मुश्किल है ना। तो देखो P का एक एटम है तो इसलिए P1, Q का एक है तो Q1, R के 3 है तो R3, तो फॉर्मूला हो जाएगा कंपाउंड का PQR3, क्या हो जाएगा, PQR3। तो बस यही तो क्वेश्चन था। तो अब खुद सोचो, ऐसे क्वेश्चंस आपसे बहुत ज्यादा बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, जेईई नीट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट है, फेस सेंटर पर प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, हमें फॉर्मूला बताओ। चिंता करने वाली बात नहीं है, और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे अगली क्लास में इससे रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने देखा कि एक्चुअल में, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, अगर एक्चुअल में एक एटम कॉर्नर पर है तो 1/8 कंट्रीब्यूशन होगा, बॉडी के सेंटर में है तो 1 कंट्रीब्यूशन होगा, फेस के सेंटर में है तो 1/2 होगा, एज के सेंटर पर है तो 1/4 होगा। प्रिमिटिव यूनिट सेल में एक एटम होता है, बॉडी सेंटर में 2 एटम्स होते हैं, फेस सेंटर में 3 एटम्स होते हैं। बस इतना ही था जो हमने आज की क्लास में पढ़ा। समझ आया तो बहुत अच्छी बात है। एक बार खुद जाके विजुअलाइज करना चीज़ों को, खुद सोचना कि अगर रूम के कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है तो भाई कितने उसकी कंट्रीब्यूशन होगी, कैसे लग रहा होगा, वो खुद इमेजिन करने की कोशिश करना, मज़ा आएगा, सोच के देखना, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर ऐसा ही है कि आप 3D में इसको इमेजिन जब तक नहीं करोगे ना, आपको लगेगा कि पता नहीं क्या ही चल रहा है इस चैप्टर में। तो इसीलिए जितना 3 डायमेंशनल में सोच सकते हो उतना सोच के देखो, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे हम किसी भी टाइप के यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हैं, और उससे रिलेटेड हमने एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस किया यहाँ पे। तो आई होप आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग कि जो एटम्स होते हैं ना वो पैक कैसे करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि ऐसे से कॉर्नर पर पड़ा हुआ है, तो ये तो एक यूनिट सेल था, लैटिस में ऐसा नहीं होता, बड़ी कॉम्प्लिकेशन सी होती है उसमें। तो किस तरीके से एटम्स पैक करते हैं आपस में, कैसे कैसे टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, नोट्स आपको दिए गए हैं उन नोट्स को अच्छे से पढ़िए। उसके अलावा कोई भी डाउट अभी भी बचता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, आई विल ट्राई टू क्लियर दैट। मैं बहुत कोशिश करूंगी कि उसको अच्छे से क्लियर करूं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट।